आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज बिल्कुल नए से, क्योंकि हम जो आगामी जो रिट की टेस्ट सीरीज आएगी वो बिल्कुल हमारे न्यू सिलेबस के अनुसार आएगी। पहले फटाफट आप देख लीजिए कि जो रिट की जो परीक्षा का जो सिलेबस है, विशेष रूप से एसएसटी का, वो किस तरह से चेंज हुआ है। यानी कि आपके जो सिलेबस है वो सिलेबस आपके देखोगे तो टोटल आपके 13 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, इसमें से आप देखिए कि इसमें संविधान में आपके 2 यूनिट दे रखी है। कितनी? 2। विश्व भूगोल की 1, राजस्थान की 3, भारत के भूगोल की 1, भारत के इतिहास की 3 और एक अध्याय आपके नया जोड़ा गया है, बीमा और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित 1 और 2 आपके सेम टू सेम वैसे के वैसे रहे हैं, शिक्षा शास्त्रीय, यानी कि कुल यूनिट 2 जो पहले भी आपकी थी। ठीक है, यानी कि इसमें नया क्या है, नया क्या है इसमें देखोगे तो नया आपके सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया? चेंज इसमें ये किया कि इसमें जितने भी महाद्वीप महासागर जो थे वो हटा दिए। अब इसमें जो अक्षांश देशांतर जलवायु वाला पूरा पार्ट जोड़ दिया गया है और बाकी जितने भी थे, जैसे भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत अंतर किया गया है। अंतर क्या कि इसमें जैन बौद्ध धर्म और महाजनपद जो भी थे वो जोड़े गए हैं और बाकी जो समाजशास्त्र का जो पार्ट था, यानी कि जो परिवार नातेदारी या कुल जो भी था वो हटा दिया गया, यानी कि पूरा का पूरा इतिहास दिया गया है। इसमें आप देखिए कि इसमें सर्वाधिक राजस्थान के 3 यूनिट है, भारतीय इतिहास के 3 यूनिट है। अगर 13 यूनिट होती है तब भी अगर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं तब भी कुल कितने क्वेश्चन होते हैं? 65 क्वेश्चन होते हैं। यानी कि पूछे जाएंगे आपसे कितने क्वेश्चन? 66 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप एक बात देखिए कि हर बार मैंने पहले भी बताया था आपको टेस्ट सीरीज में कि संविधान से हमेशा 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 10। तो इस बार भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वही 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसे? क्योंकि इस बार भी संविधान में कुल मिलाकर आपके कितनी यूनिट है? 2 ही यूनिट है। अब आपके संविधान में क्या जोड़ा गया? कुछ भी नहीं जोड़ा गया, वही था, केवल आपकी संविधान सभा विशेषताओं का नाम स्पष्ट कर दिया, बाकी आपके कुछ चेंज नहीं हुआ। विश्व भूगोल को पढ़ना ही है। विश्व भूगोल में अभी आगे मैं आपको अक्षांश देशांतर के बारे में विस्तार से समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राजस्थान में है, राजस्थान में पहले आप देखोगे तो आपके केवल संस्कृति यानी कि कला और संस्कृति वाला पार्ट नहीं था, इस बार आपके विस्तार से जोड़ दिया गया है। जिनके पास राजस्थान से संबंधित हमारा राजस्थान जो पुस्तकें हैं कक्षा 6 से 10 तक की, हमारा राजस्थान बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं, उनको आप बार बार पढ़िए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल सरकारी स्कूलों में ही मिलेगी, उन पुस्तकों को हमने हमारे ऐप जो प्ले स्टोर पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उनको फ्री में वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल से केवल 1 यूनिट, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल को हम एक ही टेस्ट सीरीज में पूरा करा देंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में कितने हैं? 3 यूनिट, यानी कि इसमें से लगभग आपके 15 क्वेश्चन निश्चित है, क्योंकि पिछले 3 यानी कि 4 वर्षों में आपके 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब शिक्षा शास्त्रीय पूछेंगे कि शिक्षा शास्त्रीय कहाँ से कंप्लीट करें। देखो, आपको बता दो कि आप कितने भी शिक्षा शास्त्रीय पढ़ लीजिए, जब तक आप में सामाजिक बुद्धि नहीं होगी तब तक आप इन प्रश्नों के हल नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न बिल्कुल कैसे होते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल आपको सकारात्मक तरीके से ही हल करने होंगे, यानी कि बच्चों के हित में हो। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जैसे बच्चों के हित में, यानी कि जो सकारात्मक रहेंगे, सर्वाधिक जो पॉजिटिव हल रहेगा वही आपके सही आंसर रहेगा। यानी कि एक बात ये देखना कि शिक्षा शास्त्रीय में आप जितने भी पेपर देखोगे पिछले वाले रीट के, तो उसमें से जब आप ऑप्शन देखोगे 4 ऑप्शन A B C D, तो उनमें से मैंने एक नोटिस की चीज़ कि उसमें से जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी लाइन थी, जैसे मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैं 4 ऑप्शन कर देता हूं A B C D, ये ऑप्शन का आंसर इतना लंबा है, B का इतना लंबा है, C का इतना है, D का इतना है। तो मैंने एक बात देखी कि जिस लाइन का जो आंसर सबसे बड़ा होता है वही शिक्षा शास्त्र में हमेशा सही होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात आपको बता दूं, आगे चलते हैं, क्या बताऊं आपको क्या ध्यान रखना है।
आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आपके पास अभी कितने मंथ हैं, 3 मंथ हैं, यानी कि 3 मंथ है आपके पास। अब 3 मंथ में आप सोच रहे होंगे कैसे सिलेबस होगा, कैसे सिलेबस नहीं होगा। आप तो एक बात बताओ कि जब आरएस का एग्ज़ाम होता है या आईएएस का एग्ज़ाम होता है तो उसमें प्री के बाद में कितने मंथ रहते हैं, 3 मंथ ही रहते हैं। और 3 मंथ में फिर देखो कलेक्टर बन जाते हैं, तो आपके पास तो अभी 3 मंथ, यानी कि आज से भी आपके 15 अप्रैल है आज, 15 यानी कि सॉरी मुंह से निकल गया, यानी कि 25 अप्रैल को तो आपकी एग्जाम है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज कितनी है, 15 जनवरी है। 15 जनवरी से लेकर आप देखोगे 25 अप्रैल तक आपके टोटल अभी भी 100 दिन है। 100 दिन में आप क्या नहीं कर सकते, कुछ सब कुछ कर सकते हैं। आपने पता होगा टीना डाबी जी जिन्होंने प्री परीक्षा में, यानी कि प्री परीक्षा में केवल उन्होंने पास ही किया था, लेकिन बाद में 3 महीनों में उन्होंने इतनी तैयारी की कि उन्होंने पूरे भारत में ऑल इंडिया टॉपर में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। यानी कि आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचोगे कि हमें 3 मंथ में कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि आप एक दिन में भी 24 घंटे होते हैं और एक दिन में 24 घंटों में से आप 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 10 घंटे में आप एक बुक का आराम से रिविजन कर सकते हो। एक बुक आपके आराम से रिविजन हो जाएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि हम तैयारी नहीं कर सकते या हमारा ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। 3 महीने बहुत है। मैं खुद मेरे ऐप पर आज से ही कक्षा शुरू कर रहा हूं, यानी कि मैं रोज 2 घंटे उस पर पढ़ाऊंगा। यानी कि फर्स्ट यूनिट से लेकर पूरी यूनिट सामाजिक की, यानी कि एसएसटी की बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैं सर का हमसे फर्स्ट लेवल वालों से दुश्मनी है क्या, साइंस मैथ्स वालों से दुश्मनी है क्या। देखो हम केवल एक पर ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फर्स्ट बैच है, यानी कि हम पहली बार यूट्यूब पर आए हैं, पहली बार ही हम ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस बार हम एक ही बैच लेंगे और उस बैच में इतना रिजल्ट देंगे, यानी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा ऐप में से एक कोर्स दे रखा है, उसी कोर्स को भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें दे रखी है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप देखिए कि एक ऐप बनाने में बहुत खर्चा आता है, तो थोड़ा बहुत बच्चों से लेने पड़ते हैं। आप देखिए कि अगर हम उसमें केवल एसएसटी का, यानी कि एसएसटी का सामाजिक लेवल का केवल सेकंड वाला ही कोर्स हमने शामिल किया है, अन्य कौन सा भी कोर्स नहीं है। यानी कि वही लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करें जो केवल लेवल सेकंड से एसएसटी से है। उसमें फालतू चीज़ एक भी नहीं मिलेगी, केवल उसमें एसएसटी वाला ही मिलेगा। जैसे बहुत से ऐप होते हैं उनमें गणित भी रहती है, अलग भी रहता है, आरएस भी रहता है, आईएस भी रहता है, एलडीसी भी रहती है, सब कुछ उसमें भर देते हैं। लेकिन हमने ऐप में कुछ भी नहीं भरा, हमने केवल एसएसटी वाला ही इसमें पूरा दिया है। अब बात करता हूं कि आपके अब इस भूगोल में क्या क्या जोड़ा गया है, उनको आपको तैयारी करना है। अब कौन कौन सा जोड़ा है देखिए, आपके जोड़ा है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश देशांतर क्या है, अक्षांश देशांतर क्या है देखिए, मैं बताता हूं आपको। अक्षांश देशांतर देखिए क्या है। अक्षांश देशांतर क्या होता है देखिए, अक्षांश देशांतर क्या है पहले ये समझिए। पहले आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा कि पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है और कितने डिग्री का कोण बनाती है। पहले एक देखिए कि पृथ्वी को अपन एक काल्पनिक रेखा से, यानी कि काल्पनिक रूप से हम पृथ्वी को एक गोल बना देते हैं। अब गोल नहीं है, यानी कि हम अक्षांश और देशांतर की जब रेखाएं खींचते हैं, सॉरी मैं अच्छा सा बना देता हूँ आपके फटाफट, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं बना देता हूँ आपकी। जैसे आपकी ये एक पृथ्वी है, ठीक है, इस पृथ्वी पर आप जब हम खींचते हैं तो पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटते हैं, बिल्कुल सीधे इस तरह से, ठीक है। और इन जो खड़ी रेखाएं होती है ये वाली, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, और आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। अब आप एक देखिए, वास्तव में पृथ्वी ऐसी नहीं है। पृथ्वी को पहले आप समझिए कि जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश कुल कितने होते हैं। अक्षांश देखिए, अक्षांश के आगे अ है, अ से क्या बनता है, आडी, यानी कि हमेशा आडी रेखाएं क्या होती है, अक्षांश होती है। अ से क्या बन रहा है, 80, यानी कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 180। यानी कि आडी रेखाएं कैसे होती है, ऐसे होती है। और 80 कितना होता है, यानी कि 180, यानी कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, 180, यानी कि 180 डिग्री होते हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी पर केवल 2 ही तो रेखाएं हैं, एक तो आड़ी है, एक खड़ी है। तो आड़ी जब ये रेखाएं होगी तो खड़ी कौन सी होगी, ये होगी, यानी कि स्वाभाविक रूप से खड़ी रेखाएं क्या कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी, ठीक है। अब 180 डिग्री हुई तो पृथ्वी को देखिए, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को मैंने बीचों बीच में से 2 भागों में बांट दिया।
यानी कि पृथ्वी को क्या बोलते हैं, भूगोल, यानी कि पृथ्वी को, यानी कि भूमध्य, भू यानी क्या होता है, पृथ्वी यानी कि मध्य, यानी कि पृथ्वी को, भू का मतलब पृथ्वी, अब मध्य यानी कि मध्य से, यानी कि पृथ्वी को मध्य से बांटने वाली रेखा है क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी को बीचों बीच में से इसने काटा है यानी कि बांटा है, तो ये क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा। ये हमेशा 0 डिग्री वाली होती है। अब अक्षांश मैंने कहा कि आपके 180 डिग्री होते हैं, तो 90 ऊपर रहेंगे, कितने, 90, ये 90 इधर ऊपर रहते हैं और 90 नीचे रहते हैं, ठीक है। कितने हो गए, 180। अब आपसे पूछे कि कुल कितने 180 डिग्री तो क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं, और 360 डिग्री क्या होते हैं, देशांतर होते हैं, ठीक है, देशांतर। अब खड़ी रेखाएं हमेशा क्या होगी, देशांतर होगी, यानी कि बीचों बीच में से एक होगी जो रेखा, वो ग्रीनविच रेखा कहलाएगी। 0 डिग्री जो ग्रीनविच क्यों, क्योंकि ग्रीनविच जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन कौन सा, यानी कि इंग्लैंड भी बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं, वहाँ के देश के निवासियों को अंग्रेज भी कहते हैं, जिस तरह बाहर इंडिया के लोगों को भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को इंडियन कहते हैं, उसी तरह इंग्लैंड या ब्रिटेन के लोगों को अंग्रेज कहते हैं। अंग्रेज कोई सा भी एक देश नहीं है। तो बीचों बीच में से जो रेखा खींची गई है वो ग्रीनविच रेखा है। ग्रीनविच रेखा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इस कारण इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ये बीचों बीच में से, तो 0 डिग्री ना मान लेते हैं, 0 डिग्री ना मान लेते हैं। कुल अक्षांश 360 डिग्री होते हैं, तो 180 इधर रहते हैं देशांतर और 180 इधर रहते हैं। सिंपल सा है बिल्कुल। अब समझते हैं किस तरह से आपको समझना है कि उसमें क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पूरा विस्तार समझा दूंगा। आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको क्या क्या हम नए टेस्ट में जो शुरू करेंगे उसमें क्या क्या मुख्य रूप से रहेगा। चलो देखते हैं, बताता हूँ आपको। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी हुई है, कितनी डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, पृथ्वी जो आपके इस तरह से है, तो पृथ्वी इस तरह से बिल्कुल भी सीधी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि आपके 90 डिग्री तो ये ऊपर रहेंगे न्यास, यानी कि 0 डिग्री ये है और 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं है। पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से झुकी, यानी कि लगभग पृथ्वी न्याय से लेकर न्याय तक, यानी कि न्याय से लेकर न्याय तक कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। यानी कि पृथ्वी इस तरह से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब 23.5 डिग्री झुके होने के बाद में न्याय से लेकर और न्याय तक, यानी कि न्याय से लेकर न्याय तक ये हुआ, तो न्याय से लेकर न्याय तक का, यानी कि आप ये न्याय से पूरा टोटल 90 होता है। 90 में से 23.5 डिग्री घटाओगे तो कितने बचेगा, यानी कि न्याय से न्याय तक कितना बचेगा, आपके 66.5 डिग्री, यानी कि आपके कितने डिग्री का कोण बनेगा, फिर 66.5 डिग्री का कोण बनेगा। बिल्कुल सिंपल, यानी कि 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है। अगर ये झुकी नहीं होती, यानी कि पृथ्वी इस तरह से होती और झुकी हुई नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती, तो फिर क्या होता, यानी कि फिर कितने डिग्री का कोण बनाती, 90 डिग्री का ही कोण बनाती। लेकिन यहाँ 23.5 डिग्री का झुकी हुई है, इस कारण 23.5 डिग्री 90 में से घटा दो तो कितना बचेगा, 66.5 डिग्री ये बचेगा। इस तरह से अपन को अक्षांश देशांतर ज्ञात करना है। अक्षांश से क्या होता है कि हम किसी देश की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं, और देशांतर से क्या होता है, देशांतर से हम समय ज्ञात करते हैं। समय कैसे ज्ञात करते हैं, एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है। इनको मैं बाद में बताऊंगा। आज का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ना है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि कितने मंथ हैं, कितने मंथ नहीं है। अगर आपने बिल्कुल 0 से भी स्टार्ट की है तो आज भी एक गाइड ली है। आप तो एक चीज़ बताओ, आईएएस में जितने भी कैंडिडेट होते हैं, आरएस में जितने भी, आरएस या आईएएस की बात करें, ये तो आपके जो एग्जाम है रिट का, ये तो हवा बना रखा है, क्योंकि आपकी 11 लाख अभ्यर्थी हैं, इस कारण ये इसकी हवा बन गई कि इतना कठिन है, कुछ भी नहीं है। आपने देखिए कि साइंस बैकग्राउंड के व्यक्ति आरएस आईएएस में आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट लेकर टॉप कर जाते हैं। फिर आपने तो जो रिट की जो परीक्षा होगी वो तो आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, केवल ये तो विश्वास की रहती है। अगर आपको स्वयं पर विश्वास है तो आपको रोक कोई नहीं सकता, यानी कि आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। आपकी प्लानिंग क्या हो ये ध्यान रखना। अब आप सोचोगे कि इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं होती। आपको जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी से आप रात में समय निकाले, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप जब तक स्वयं नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी नया पार होने वाली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में राजस्थान की शायद ऐसी ही कौन सी परीक्षा होगी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिस कारण क्या है कि आपके जो एसएसटी में जो 66 क्वेश्चन है, तो 66 में से 66 क्वेश्चन आपके हल हो सकते हैं। यानी कि
बात करूं कि आपके कौन से भी गाइड ले लो या मैं पढ़ाऊंगा आपको किसी भी तरह से एसएसटी को, क्योंकि मैं एसएसटी को ही पढ़ाऊंगा, तो शार्ट क्वेश्चन आपके कौन से भी गाइड हो या किसी तरह से आप अध्ययन कीजिए, शार्ट क्वेश्चन कौन से भी गाइड से नहीं मिल सकते हैं और न ही कोई आपको चैलेंज कर सकता कि शार्ट क्वेश्चन मेरे सिलेबस में आएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। तो इन क्वेश्चनों का आंसर भी आप जब भी दे सकते हैं जब आपको कैसे, क्योंकि वहाँ आपको जब क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे A B C D, ठीक है। तो A B C D में जब आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से इसका सही आंसर क्या है, यानी कि किसे कहते हैं, तो आपको पढ़ रखा है तो आप पहले 2 आंसर को तो आपने पढ़ रखा है तो 2 आंसर को तो आप पहले ही सिलेक्ट कर लोगे कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। जैसे मुझे पूछ ले कि अकबर है, अकबर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको किस तरह से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको जब भी हल कर सकते हैं जब आप स्वयं पढ़ेंगे, यानी कि आपके पास जो भी सामग्री है वो बहुत बेस्ट है। कौन सी भी गाइड लीजिए, कौन से भी किसी भी तैयारी कीजिए, सब बेस्ट है। यानी कि वही गाइड बेस्ट होती है जिसमें कम से कम गलतियां हो। बस ये ध्यान रखिए कि वही गाइड या वही बुक खरीदिए जिसमें कम से कम गलतियां हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा सामाजिक अध्ययन के लिए कि जो मैंने खुद ने भी नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और साथ में RBSC के, यानी कि आपकी स्पष्ट रूप से दिया हुआ है विज्ञप्ति में कि आपके 2019-20 यानी कि 2019-20 की जो पाठ्यक्रम था उसी के अनुसार आपके जो प्रश्न आएंगे इस बार, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है। फिर भी आप पागल क्यों बन रहे हो। अब देखिए 2019-20 में आपके क्या NCERT का तो सिलेबस ही नहीं था, ठीक है। NCERT का तो सिलेबस था ही नहीं, तो फिर आप NCERT के पीछे क्यों पड़े हो। तो RBSC जब 2019-20 में पूरे ही राजस्थान में केवल RBSC ही चलती थी, तो RBSC किताबों को पढ़िए ना, उनको पढ़िए ना। NCERT के पीछे क्यों समय वेस्ट कर रहे हो। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो समय है उस समय को आप सही इस्तेमाल कीजिए। किस तरह से आपको सही दिशा में ज्ञात करना है, आपको कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से निकालने हैं। यानी जैसे मैं बोल दूँ कि आपको क्वेश्चन निकालना है, कहाँ से निकालना है। अब आप बोलोगे सर आपने अक्षांश देशांतर बता दिया, कर्क रेखा मकर रेखा नहीं बताया, आर्कट की रेखा नहीं बताई, ये नहीं बताई, सबको बताएंगे। आज का उद्देश्य मुख्य यही था कि हमारा जो अगले टेस्ट शुरू होंगे वो मुख्य रूप से नए सिलेबस के अनुसार ही स्टार्ट होंगे। आप तैयार रहिए, जो भी टेस्ट लूंगा वो आपके नए सिलेबस के अनुसार ही लूंगा। अब मैं बता रहा था आपको, अगर आपने पढ़ रखे हैं, सब कुछ पढ़ रखा है, तो आपके 60 में से 60 क्वेश्चन भी हल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन आया जैसे कोई क्वेश्चन आने के बाद में जैसे आपसे पूछ लिया कि इसका आंसर क्या होगा, A B C D इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपके जैसे मैंने पूछ लिया कि अकबर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था, क्वेश्चन आया। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1527 में, एक में दिया हुआ है 1530 में, एक में दिया हुआ है 1627 में, एक में दिया हुआ है 1542 में, ठीक है। अब आप कैसे यूज करोगे, क्यों जैसे करोगे कि 1527 में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस समय तो बाबर था, तो बाबर जब था तो बाबर से तो कौन पैदा हुआ, हुमायूं हुआ, हुमायूं से कौन बना, अकबर बना। यानी कि आप एक देखिए कि बाबर, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जब 1627 में कौन था, जहांगीर था, यानी कि जब शासक रहेगा तो उसके बाद में तो अकबर का शासन दूसरा बनेगा, यानी कि अकबर की मृत्यु होने के बाद में दूसरा शासक बनेगा। इसमें केवल आप मुगल काल में देखोगे तो मुगल काल में केवल शाहजहाँ ही ऐसा शासक था, शाहजहाँ, जिसकी मृत्यु नहीं होने के पहले ही क्या हुआ, शाहजहाँ को औरंगजेब ने हटा दिया था। और सभी शासकों में लगभग देखोगे आप मुगल वंश में, तो मुगल वंश में सभी शासकों का जो क्रम रहा वो उनकी मृत्यु के बाद में गद्दी पे बैठे। केवल शाहजहाँ के काल में जो दारा शिकोह था और औरंगजेब था, उनके मध्य युद्ध होने के बाद में ही शाहजहाँ को कैद कर लिया गया और औरंगजेब इनकी मृत्यु से पहले ही सम्राट बन गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन सही करने हैं। तो आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आपके पास जो भी समय है आप समय का रोना बिल्कुल मत रोइए। जो आपके पास है 1 महीना भी बहुत होता है, 10 दिन भी बहुत होता है। यानी कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी मत बोलना कि इतना कम समय है हम रिवीजन कैसे करेंगे। सब कुछ होता है, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम तैयारी होनी अब हमारी चाहिए। साथ में ही उनको बच्चों को मैं सूचित कर देता हूँ कि आज से ही आपकी क्लास हमारी ऐप पर स्टार्ट होगी। आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा, तो धन्यवाद, नमस्कार, आपके लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।